नमस्कार, मैं हूं नगमा और आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी की इस खास पेशकश में। एसडीजी के मुताबिक भारत का 2030 तक बाल विवाह मुक्त होने का लक्ष्य है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है और इस लक्ष्य से हम कितनी दूर हैं? ये भी उम्मीद है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए तो फिर बाल विवाह को रोकना और भी आसान हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कोई बाल विवाह पर किसी भी तरह का रोक लगा पाएगा? इसका बाल विवाह से क्या संबंध है? या फिर बाल विवाह से संबंध है, या धर्म से संबंध है, या गरीबी और रूढ़िवादी परंपरा से? सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से बाल विवाह पर असर डाल सकता है। और इस पर इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं भुवन प्रभु, जो बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, लेखक हैं। हमारे साथ हैं ललिता कुमारमंगलम, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस चर्चा की शुरुआत में जो एक सवाल जहन में आता है, सबसे पहले भुवन जी आपसे शुरुआत करूं कि क्या असर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डालेगा बाल विवाह पर, या क्या आपको उम्मीद है कि कोई इसमें फर्क पड़ सकता है? जो सबसे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा वो ये है कि अगर कानून को लेके कोई भ्रम की स्थिति है भारत में कि बाल विवाह निषेध अधिनियम या बाल विवाह को खात्मा करने के लिए जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसका समान रूप से अनुपालन हर धर्म, जाति, संप्रदाय के ऊपर होना चाहिए या नहीं, ये क्लैरिटी आ जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो। इसके साथ साथ दूसरी तरफ कुछ ऐसे हाई कोर्ट रहे, कर्नाटक का हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट है, जिन्होंने कई बाल विवाह के केस में ये कहा कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ सुपरसीड करता है और शादी की आजादी देता है तो ये अलाउड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कम ये बराबरी आ जाएगी पूरे देश में और ये क्लैरिटी आ जाएगी। ये हिंदू और मुस्लिम का धर्म या जाति का विषय नहीं है। तो ये जो समान बराबरी के साथ खत्म करने की जो शुरुआत है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम ये भ्रम की स्थिति खत्म कर देगा। इतनी सी बात है। इसके अलावा हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है, पर ये उसकी दिशा में पहला कदम है। ठीक है, आप मानते हैं कि पहला कदम है, पर इससे एक सवाल और भी है कि क्या जैसा आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सुपरसीड कर जाता है, कई जगह कानून समान नहीं है, ये एक एक्सक्यूज हो जाता है। ये एक्सक्यूज है, करता नहीं है, पर ये एक्सक्यूज हो जाता है। क्योंकि बाल विवाह ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। तो अगर आपने चूंकि इस पर बहुत रिसर्च किया है, ये अक्रॉस रिलीजन कितना ज्यादा सभी जगह फैला हुआ है? सभी जगह फैला है। अगर 23% बच्चों की शादी हो रही है तो वो हिंदुओं में भी उतनी हो रही है, उतनी मुसलमानों में हो रही है, उतनी ट्राइबल्स में हो रही है, उतनी ही सर्वव्यापी है। इसको खत्म करने के लिए जो हमको एक सार्वभौमिक कदम उठाने की जरूरत है, उसमें शिक्षा है, उसमें कानून का अनुपालन है, उसमें बच्चों के लिए गरिमामय जिंदगी जीने के लिए, डिग्निटी के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट है। तो कई तरह की चीजें करनी है, लेकिन कानून का अनुपालन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कंफ्यूजन की स्थिति है। इस दिशा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत अच्छा कदम होगा। बहुत सारी चीजों की जरूरत है, शिक्षा भी है, जागरूकता भी है, बहुत सारी चीजें। उसमें आप मानते हैं कि एक और कदम होगा अगर कानून बराबर हो सबके लिए। मैं एक बार एसवाई कुरैशी के पास जाना चाहूंगी। कुरैशी साहब, आपने इसके ऊपर काफी काम भी किया है, किताब भी लिखी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपको अच्छी जानकारी है। तो आपसे एक सवाल कि क्या यही एक रास्ता है कि ऐसा कानून लाया जाए जो सभी धर्मों पर बराबर से लागू हो? बाल विवाह रोकने के लिए भारत में अगर रिफॉर्म लाना है तो क्या उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, या क्या आप मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और बाल विवाह का क्या कोई संबंध भी है? आपका ये आखिरी जो सेंटेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बाल विवाह उससे भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लिंक करके एक्चुअली हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी भी बड़ी कंट्रोवर्सी और डिबेट चल रही है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इवन लॉ कमीशन ने भी कहा था कि इट इज नाइदर फीजिबल नॉट डिजायरेबल, कि न ये मुमकिन है न डिजायरेबल है। लेकिन बाल विवाह पे तो कोई विवाद नहीं है और ओनली थिंग इज के ऑलरेडी इस पे कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसलिए होता है कि अगर अलग कानून है, चलो एक कानून कर दो। यहाँ तो ऑलरेडी सभी कम्युनिटीज पे कानून लागू है। बाल विवाह का समस्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। 49% से घट के 2 साल पहले अब ये 22% पे आ गई।
लेकिन 22%, 30 साल लगे, लेकिन 22% भी बहुत है। मिलियंस ऑफ मैरिजेस हैं, यानी 1/5 ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इंडिया में इलीगल मैरिजेस हो रही हैं। और उसमें ये भी फिगर आ गई, हिंदू मुस्लिम इशू भी एक दफा वंस फॉर ऑल सेटल कर लें, 84% उसके जो ये शादियां हैं हिंदुओं में हो रही हैं, जबकि हिंदुओं की परसेंटेज 80 है, उनके 84% ये हो रही है। मुसलमानों के 11% है, जबकि उनकी परसेंट 14% है। तो हिंदू मुस्लिम मुसलमान तो ऑलरेडी कम कर रहे हैं। तो मुस्लिम इशू लाके तो आप इसको उल्टा कंफ्यूज कर रहे हैं और गलत लोगों को गलत हैंडल दे रहे हैं, अपनी ही डिबेट को डाइल्यूट कर रहे हैं। इसलिए आप प्लीज इसको मेरे निवेदन के इससे इसको लिंक न कीजिए। उसकी इम्पोर्टेंस बाल विवाह को हमने दूर करना है। और मेरा फाइनल वर्ड यही है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन दो है। एक तो लोगों को जेल में डालना शुरू कर दीजिए, कितने करोड़ को डालेंगे? जो सोशल रिफॉर्म होता है ये जेलों में डाल के नहीं होता। कानून जरूर बन गया, उसको फिर एजुकेशन से, मोटिवेशन से, और जो फैक्टर्स हैं किस वजह से बाल विवाह होता है, डावरी बहुत है, तो पॉवर्टी बहुत है, कर्जा बहुत है, उस वजह से लोग अपनी लड़कियों को लायबिलिटी समझ के जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं। उसको एड्रेस कीजिए। तो इसलिए जो सोशल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से लिटरेसी, मेरे पास ये फिगर है, मेरी भी किताब है जिसे मैं भी उसको जिक्र कर दूं। ये किताब जो आपने तो जिक्र किया ही था, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है कि जिन इलिटरेट औरतों की शादी अगर 17 साल में होती है, तो जिन्होंने 12वीं क्लास पढ़ ली उनकी 5 साल मैरिज डिले हो गई। तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन के साथ मैरिज डिले होती है। इसलिए उस पर हमें फोकस करना चाहिए और पॉवर्टी पे फोकस करना चाहिए। ललिता जी, आप क्या मानती हैं, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है और ये एक रास्ता बनता है बाल विवाह को रोकने के लिए, तो बच्चियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? या मैं ये पूछूं कि उनके अधिकारों की रक्षा किस तरह से होगी, उनके दोबारा बसाए जाने में क्या मदद मिलेगी? लड़कियों को ये तो पता भी नहीं है कि उनके हक भी होते हैं। बचपन से बस यही सिखाया जाता है कि तुम शादी करो, लड़कों मतलब तुम शादी ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी जैसे। अब पुलिस में ही पितृसत्ता इतना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल उदाहरण देती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, थप्पड़ मिलता है, मार देते हैं बीवियों को, बच्चियों को। अगर पुलिस के पास जाए, वो क्या कहते हैं? अरे यार, हमारे पास बहुत और प्रश्न है, छोड़िए, ये बहुत छोटी बात है, घर में सुलझा लो। नाउ इससे शुरू होके बाल विवाह तक, ये नहीं कि कानून लाने से ही सब कुछ बदल जाएगा जी। ये है कि कानून के साथ स्पेशली बच्चों को बताया जाए कि तुम्हें जबरदस्ती कोई तुम्हारी शादी नहीं करा सकता, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरा कम्युनिटी ही क्यों ना हो। और हम जो कानून को अपहोल्ड करते हैं, एग्जाम्पल अगेन पुलिस मेनली, एक सीधा संबंध एजुकेशन से है और इकोनॉमिक कंडीशंस है, उससे जरूर है। एक बात आपने और कही थी कि किसी भी तरह का जो रिफॉर्म होता है उसके लिए ये कानूनी धरपकड़ से ज्यादा जरूरी ये है कि एक जागरूकता हो, लोगों को समझ में आए कि क्या इसका फायदा नुकसान है। तो भुवन जी, कुछ दिनों पहले हमने देखा था ना कि असम में बहुत धरपकड़ हुई थी ये बाल विवाह को लेकर, और इस अपराध में बहुत सारे लोग जेल गए और उसके बाद उसको लेकर भी बहुत नाराजगी हुई। और अब ये देखें कि एक तरह का ये एक डिवाइसिव इशू हो गया है और एक चुनाव का इशू ये बन के रह गया है। तो क्या ये सवाल जो भी कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि ये जो सख्ती है, क्या ये रास्ता है या यही एक रास्ता है रोकने का? एक तरफ तो हम कह रहे हैं अपराध है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं सजा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। अगर अपराध है तो सजा भी है। अब सजा मिलनी तय है, ये सबसे बड़ा डेटरेंट होता है, सबसे बड़ी शिक्षा होती है। हर 3 मिनट में एक बच्ची की शादी होती है और पूरे दिन में केवल 3 मुकदमे दर्ज होते हैं पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं हमने जहां पे ये बात की कि जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता आएगी कैसे जब तक हम ये बात सुनिश्चित नहीं कर रहे कि ये अपराध है। एक दूसरा, क्या ये अकेला तरीका है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा 12वीं कक्षा तक जरूरी है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कन्वर्जेंस जरूरी है। हम स्वास्थ्य को, शिक्षा को, सुरक्षा को
अलग अलग नहीं देख सकते, तीनों को साथ लेके चलना जरूरी है। जी। क्योंकि जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो इसी तरह की बातचीत शुरू हो जाती है कि भाई मिल बैठ के समझौता कर लो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बलात्कार है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये रेप है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें सजा होनी चाहिए। हमारा संविधान एक बात कहता है, हमारे कानून एक बात कहते हैं, लेकिन हम इस बात से डर जाते हैं कि क्योंकि 1 लाख लोग वो अपराध कर रहे हैं तो 1 लाख लोगों को जेल भेजने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर 1 लाख लोग भारत में रेप कर रहे हैं तो 1 लाख के लिए जेल बनाइए, ये पहले जरूरी है। ये तो जरूरी नहीं हो सकता। पर इसमें असम में ये एक देखा गया था कि बहुत सारे वो घर, जैसे माँ बाप गरीबी एक वजह जिसकी वजह से शादी कर दी, तो वहां पर जिन लड़कियों की शादी हुई और जब ये धरपकड़ हुई और जेल डाला गया तो एक ऐसा देखा गया ग्राउंड पे कि रिजेंटमेंट बहुत था कि उनका जो घर उजड़ा, तो फिर उनको रीसेटल करने के क्या प्रोविजंस हैं? तुरंत जो है इसके 1 हफ्ते के अंदर, मैं बिल्कुल किसी सरकार का या किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आसाम की सरकार ने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन करे इनके पुनर्वास के लिए। तो पुनर्वास जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है कि सजा ना हो, लेकिन यही एक सवाल बार बार उठता है कि सजा अगर होती है तो उनका पुनर्वास जो है उसका क्या एक रास्ता हो सकता है। और माफ कीजिए, मैं एक बात कहूंगा, सजा किसे? हाँ। सजा उसको होनी चाहिए जो शादी करा रहा है। जी। पंडितों को होनी चाहिए, मौलवियों को होनी चाहिए, अगर कोई चर्च का करा रहा है उनको होनी चाहिए। सजा हलवाइयों को होनी चाहिए। सजा उनको होनी चाहिए जो खाना खा रहे हैं वहां और उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो शादी में शामिल हुए। और ये कानून है, ऐसा नहीं है कि ये कानून नहीं है। तो वो उनको अगर आप सजा देंगे तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। इकोसिस्टम को के ऊपर प्रहार करना जरूरी। ललिता जी, आपका क्या इसके ऊपर विचार है कि क्या यूसीसी से उन लड़कियों को भी मदद मिलेगी, बच्चियों की, जिनकी शादी बचपन में होती है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उद्देश्य है वो ये है कि सारे कानून इक्वली सब पर लागू हो। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत जगहों में कानून की ना इज्जत है और ना कोई डर है, और स्पेशली जब छोटे बच्चों की या महिलाओं की बात आती है तो पितृसत्ता इतना मतलब इतना बड़ा गढ़ बना चुका है हमारे देश में आज भी। और ये रीजन या साउथ नॉर्थ या हिंदू मुस्लिम या इस पर भी निर्भर नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड सभी ये में ये है कि अभी तक पितृसत्ता इतना स्ट्रांग है हमारे देश में कि महिलाओं के जो राइट्स हैं वो तो मिलने से तो बहुत दूर का सपना जैसे कभी कभी लगता है। सो केवल एक कानून लाने से काम नहीं होने वाला है। कानून के साथ कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्या हिंदी में शायद कार्यवान कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। मेरे पर्सनल ये में विचार में एज अ लॉ अच्छा लॉ है, अच्छा कानून यूसीसी, बट मेन बात होगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसे कार्यवाही। तो आपने बार बार ये बात कही, ललिता जी 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। कोई फायदा नहीं है जी, ललिता जी 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, छोटा ब्रेक भी हमें लेना है और वापस लौटेंगे इस चर्चा पे। पर आपने जो एक बात कही बार बार कि कानून कोई भी हो उसको किस तरह से लागू किया जाता है और लागू करने वाले की मंशा क्या है, उनकी तरबियत क्या है, क्या वो कानून लागू भी करना चाहते हैं, मानसिकता क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। और कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि कानून तो काफी बने हुए हैं पहले से बाल विवाह को रोकने के लिए भी। तो एक ब्रेक लेते हैं हम और इस चर्चा पे वापस लौटेंगे। तो 2030 तक भारत का बाल विवाह मुक्त होने का लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य से हम कितनी दूर हैं और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन और चीज़ों की ज़रूरत है। एक नए कानून की जो चर्चा हो रही है कि क्या यूसीसी, क्या वो इस रास्ते में मददगार होगा या उसका कोई असर नहीं होता, इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भुवन जी भी मौजूद हैं, सिसवाई कुरैशी हैं, ललिता कुमार मंगलम हैं। कुरैशी साहब, इस पर आपके जवाब में चाहूंगी, आपके क्योंकि विचार इससे अलग हैं और आपके पास जो आप कह रहे हैं वो भी बहुत लॉजिकल बात है कि इसको हम धर्म से ना जोड़ें। लेकिन जो बात भुवन जी कहते हैं कि कानून समान नहीं है और कई जगह कोर्ट ये हवाला दे देते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ सुपरसीड कर देता है, तो वहां पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ऐसे मामलों में आप क्या कहेंगे? इसके लिए क्या यूनिफॉर्मिटी जरूरी है कानून की? एक तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं कोई बहुत डिफरेंट बात नहीं कर रहा है, हम तीनों हैं एक ही पेज पे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, तीनों को एक ही कंसर्न है। इक्का दुक्का के कोर्ट ने अगर ये जजमेंट दी है वो अपील में चली जाएगी और उसके मुताबिक लागू हो जाएगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीकेशन ये होती है कि सारे कानून बराबर हो जाए। यहाँ तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यहाँ तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट इज ए क्रिमिनल एक्ट, तो वो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। और वहां पे भुवन जी ने जो अच्छी बात कही कि इसका जो इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और बजाय इसके कि शादी के, अब असम में क्या हुआ, शादी के 5-5, 10-10 साल बाद केसेस करने शुरू के, 2-2, 3-3 बच्चे हो गए, अब आप उनके खिलाफ केस कर। अरे इसको प्रिवेंट करना है होने से पहले, और शादी से पहले जिस पंडित के पास गए, मौलवी के पास गए, वो चाइल्ड मैरिज को मना करे, ये उनमें ये अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट की जाए। एक तो यह है कि भाई पुलिस केसेस इज वन पार्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट, बट अदरवाइज बाकी की इन्फोर्समेंट के जो पब्लिक अवेयरनेस, सिविक एजुकेशन, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, क्या एफर्ट किए गए। कोई तो प्रोग्राम बड़े पावरफुल होती है एडवर्टाइजिंग, लेकिन कोई इस पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आने चाहिए, लोगों में जागरूकता आती है। ये बात सही है कि एडवर्टाइजमेंट्स बहुत कम है। आप लोग लगातार जमीन पे काम करते आए हैं, ये बात तो सच है, पर जब हम टीवी पे बॉम्बार्डमेंट होती है एड्स की, और तमाम लोगों के जहन पे बहुत असर पड़ता है एड्स का, पर हमने देखा नहीं कि बाल विवाह रोकने के लिए कोई बड़े एक्टर्स आगे आ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। कमी है यहाँ पे भुवन जी सोशल मैसेजिंग में। लेकिन जैसा तुलसी रामायण में कहा गया कि भय बिन होए न प्रीत, तो आप अगर ये कहेंगे कि ये जो है सिर्फ अवेयरनेस हो जाएगा, नहीं होगा, एक अकेले नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि दोनों साइड। क्रिमिनल एक्ट तो है कि बाल विवाह अपराध है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या ना हो, जो कुरैशी साहब कह रहे हैं वो अपराध है। तो जो भी करवा रहा है शादी, एक भी बच्चा यदि उस कानून के दायरे से परे है तो वो कानून फेल हो गया। और जैसे ही हाई कोर्टों ने कहा कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ तो है, लेकिन ये सुपरसीड नहीं करता, मुस्लिम पर्सनल लॉ सुपरसीड करता है, तो वो पर्पस डिफीट हो गया। कुरैशी साहब जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं, हम दोनों सहमत हैं कि हर हालत में कानून का अनुपालन बच्चों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, और उस रास्ते में जो भी अड़चन आए, जो भी रोड़ा हो, उसको खत्म किया जाए। एक आखिरी सवाल आप दोनों से कि आपके मुताबिक बाल विवाह रोकने का बेहतर तरीका क्या है? एक तो हमने देखा बहुत धरपकड़, आपने कहा बार बार कि कानून की भी बहुत जरूरत होती है। जब भय नहीं होगा तो आप रोकेंगे भी कैसे? कानून तो होना चाहिए, और अपराध है तो सजा भी होनी चाहिए, पर एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच, एक ऑलराउंड अप्रोच भी इसमें होना चाहिए। क्या है वो? मैंने अभी जो प्रस्तावित किया है इस किताब के माध्यम से, वो ये है कि भारत में 257 जिले हैं। इस किताब का नाम है व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन, द टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज। तो 257 जिले हैं भारत में जहां पे ये सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति है, और 23% से ज्यादा बच्चियों की शादी हो रही है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अगर हम इन 257 जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इनकी कन्वर्जेंस के साथ एक पिकेट स्ट्रैटेजी, पिकेट यानी पॉलिसी और पॉलिसी का अनुपालन, इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी एंड कन्वर्जेंस, नॉलेज, बच्चे की नॉलेज, परिवार की नॉलेज, कम्युनिटी की नॉलेज, इकोसिस्टम, सबको साथ लेके चलना, और टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि हर बच्चे की अटेंडेंस को मॉनिटर करना, हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ के रखना और ड्रॉप आउट्स को रोकना। जब हम इन तमाम चीजों के कन्वर्जेंस से एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में प्रहार करेंगे, तो 2030 में भारत की 23% की दर 6% रह जाएगी। कुरैशी साहब, आखिरी आपसे संदेश, आप कुछ देना चाहें इसके ऊपर? मेरे आखिरी यही है कि देखिए, यूसीसी से तो इसको बिल्कुल लिंक करना खतरनाक होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एक कंट्रोवर्शियल चीज से एक नॉन कंट्रोवर्शियल को आप लिंक करके और उल्टा कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं। बाकी जो उन्होंने पूरा पैकेज और इकोसिस्टम वगैरह की बात की, वो बड़ी ठीक कही। भुवन जी का जो टारगेट है 2030 तक का, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कंसिडरिंग के पिछले 30 साल में 49% से हम 22 पे आए हैं, तो 20 से 6 में हम अगले 6 साल में आ पाए, बहुत एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अचीवेबल है। अगर जो इन्होंने ओवरऑल इतना पैकेज ऑफ एक्टिविटीज बताया, अगर हम वो करें तो एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। 2030 में नहीं तो 2035 में सफल हो जाएंगे। नहीं 2030 में ही होंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जो है एक छोटा सा एक शेर के साथ बात खत्म करता हूं कि कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए। हमने अपना संविधान बनाया, कानून बनाए, हमने जो है पूरी अच्छी से अच्छी सिस्टम बनाए, लेकिन हमने उसको इंप्लीमेंट कहीं नहीं किया। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए।
बहुत बहुत तो शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन शेर है कि बेकरार है आवाज में असर के लिए, और ये बेकरारी और ये नियत अगर बरकरार रहेगी तो 2030 तक उम्मीद है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो शुक्रिया आपका कुरैशी साहब, भुवन जी, ललिता कुमार मंगलम, बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।